फ्रेंड्स, मैं ऋतु चौहान और मेरे चैनल पीएससी विद ऋतु में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है वही जो कल हमारा टॉपिक था, भूकंप विज्ञान। उसके आगे का मैं आज जो वीडियो है उसका सेकंड पार्ट है। तो आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है और टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, है ना। तो चलते हैं हमारे टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है भूकंप विज्ञान, मतलब भूकंप के बारे में हमें और जानना है आज के वीडियो में। तो हमने इससे पहले जो वीडियो था मैंने इसमें बताया था कि भूकंप क्या होता है, भूकंप की किस तरीके की वेव्स निकलती है, उनके बिहेवियर क्या होते हैं, है ना, भूकंप के और कारण क्या होते हैं, किस वजह से भूकंप आते हैं। तो ये सब मैंने आपको बता दिया था। तो अब इसमें मैं बताने वाली हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ द अर्थक्वेक, है ना, कि और कैसे पता कर सकते हैं कि भूकंप किस तरीके से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कैसे पता कर सकते हैं, कहाँ कहाँ भूकंप आते हैं, सुनामी वगैरह क्या है। तो ये सब मैं आज आपको इस वाले वीडियो में आप बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि भूकंप क्या है। भूकंप मतलब भूकंप ऊपर पट्टी के ऊपर जो कंपन होते हैं, जो शॉक्स पैदा होते हैं ना, जो वेव्स निकलती है, जिससे PSL जो मैंने आपको बताई थी कि P प्राइमरी सेकेंडरी लब वेव जो निकलती है तो भूकंप की वजह से होती है। तो मतलब जो कंपन पैदा होते हैं पृथ्वी पे, वो अर्थ पे जो कंपन पैदा होते हैं वो होते हैं भूकंप, है ना। तो मैंने आपको कुछ इस तरह का एक डायग्राम बना के बताया था कि ये मान लो ये उत्पत्ति केंद्र है ना। ये भूकंप, ये हमारी अर्थ क्रस्ट हो गई, ये उत्पत्ति केंद्र हो गया। तो इसको मैंने बताया था कि इसको क्या बोलते हैं, जो उत्पत्ति केंद्र होता है, उत्पत्ति मूल होता है ना। हिंदी में तो इसे उत्पत्ति केंद्र बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेस्मिक फोकस इसे बोलते हैं, है ना। और इसके जस्ट ऊपर क्या होता है, पॉइंट होता है, मतलब जस्ट ऊपर जहाँ पे भूकंप सबसे पहले महसूस किया जाता है। तो ये वाला जो पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, एपिसेंटर कहलाता है ना, या भूकंप केंद्र जिसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, भूकंप केंद्र या एपिसेंटर बोलते हैं। तो जब ये वेव्स निकलती हैं तो ये इस तरीके की वेव्स निकलती हैं, है ना। मैंने ये बताया था कि एक ही इंटेंसिटी की जो वेव्स होती हैं उसको शो करने के लिए एक लाइन होती है, आइसोसेसिमिक लाइन होती है, आइसोसेसिमल लाइन होती है ना। और जो एक ही जगह पे एक साथ जो वेव्स आ जाती है उसको शो करने के लिए एक होमोसेसिमल लाइन होती है। तो मैंने आपको ये पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ और ये सब बहुत डीपली मैंने अच्छे से बताया है आपको। इसको देखने के लिए आपको मेरे इस जो वीडियो है इसका पहला पार्ट देखना पड़ेगा आपको। तो इसको मैं अपने ये वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी, या फिर आप मेरे चैनल पे जाके PSC विद ऋतु नाम से चैनल है उसको जाके सर्च कर लीजिएगा, गूगल पे मिल जाएगा और वहाँ जाके आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे को, ताकि मैं जितने भी वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन के साथ आपको तुरंत ही पता चल जाए, है ना। तो आप वहाँ से जाके मेरा वीडियो सर्च कर लीजिए और वहाँ पे ये पूरा मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। इसके पहले वाला जितना भी है सब बहुत अच्छे से समझाया है। तो आप वहाँ जाके इस वीडियो को जरूर देखिए और लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। हाँ, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया आइसोसेसिमल लाइन हो गई, जो एक ही स्ट्रेंथ की, मतलब ये जो वेव है यहाँ पर, है ना, इसकी इंटेंसिटी यहाँ भी उतनी है, यहाँ भी उतनी है, मतलब ये यहाँ भी उतना ही नुकसान पहुँचाएगी, यहाँ भी उतना ही नुकसान पहुँचाएगी, इंटेंसिटी सेम है इसकी। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक क्या होता है, तीव्रता क्या होती है, अर्थक्वेक की तीव्रता क्या होती है, मतलब इंटेंसिटी। दो स्केल होते हैं मेजर करने के, एक होता है मर्कली और दूसरा होता है रिएक्टर, है ना। तो जो मर्कली होता है वो क्या करता है, वो मेजर करता है अर्थक्वेक को, ये भी मेजर करता है, ये भी मेजर करता है इसकी इंटेंसिटी को, मगर ये क्या करता है, ये जो स्पीड, अर्थ जो भूकंप आ रहा है उसकी स्पीड कितनी है और प्रभाव कितने हैं, मतलब ह्यूमंस पे, एनिमल्स पे या ह्यूमन प्रॉपर्टी पे, जितने भी हैं जानवरों पे, इंसान पे, सब पे प्रभाव क्या हो रहे हैं, मतलब कितना नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है नुकसान। तो ये सब मेजर करके ये बताता है कि भाई इंटेंसिटी कितनी आई। जो मर्कली होता है वो बताता है, ये सब मेजर करके, बिहेवियर मेजर करके, स्पीड मेजर करके ये बताता है कि भाई कितनी इंटेंसिटी का भूकंप आया है। अगर ज़्यादा इंटेंसिटी का भूकंप आया है, हाँ, मतलब कैसे बताएगा कि अगर ज़्यादा नुकसान हुआ है तो ज़्यादा इंटेंसिटी का भूकंप आया, अगर कम नुकसान हुआ है तो कम इंटेंसिटी का भूकंप आया है। मतलब ये बताता है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स ये देता है। मतलब इसलिए ये क्या होता है, साइंटिफिकली प्रूवन, मतलब साइंटिफिकली इसको यूज़ नहीं किया जाता। क्यों? इसको जो मर्कली रिएक्टर है, मर्कली जो स्केल है
भूकंप को मेजर करने का जो मर्कली स्केल है वो मेजर किया जाता है स्पीड ऑफ द अर्थक्वेक। जो भी भूकंप आ रहे हैं उनकी स्पीड क्या है, या फिर जो भूकंप आ रहे हैं उनका प्रभाव कितना है, ह्यूमंस पे के प्रभाव कितना है, जीव जंतु पे कितना प्रभाव है, कितनी प्रॉपर्टी खत्म हो रही है। तो ये सब क्या करता है, इन सभी की वजह से ये सब मेजर किया जाता है, मर्करी में मेजर किया जाता है। इसलिए ये क्या है, साइंटिफिकली इसको यूज नहीं किया जाता है। तो ये क्या करता है, मर्करी वाला क्या करता है, इंटेंसिटी यूज करता है। मतलब ये बताता है कि इंटेंसिटी कितनी है, तीव्रता कितनी है ना। और फिर दूसरा आता है रिएक्टर स्केल। तो रिएक्टर स्केल क्या करता है, रिएक्टर स्केल बताता है कि मैग्नीट्यूड कितना है, परिमाण कितना है, जो भी भूकंप आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, कितना परिमाण है, ये बताता है रिएक्टर, है ना। ये बताता है, जो रिएक्टर स्केल होता है वो बताता है। अभी जो मर्करी स्केल होता है ना, ये भी कैटेगराइज किया जाता है 1 से लेकर 12 तक। 12 कैटेगरी में होता है। ये बताता है ये कितना नुकसान हुआ है, इस आधार पर बताता है कि हल्का है, तेज है या बहुत तेज है ना। और इसमें भी कुछ कैटेगरी होते हैं, लेकिन ये पॉइंट्स में होते हैं, जैसे 4.2, 3.5, 4.6 ऑन द रिएक्टर स्केल, है ना। तो ये इस तरीके से ये बताता है। लेकिन ये मेजर करता है, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, किस चीज़ को मेजर करता है, ये मेजर करता है जो फ्रिक्वेंसी होती है, एक्सीलरेशन होता है, या फिर एम्पलीट्यूड होता है ना। जो वेव्स होती हैं, तरंगों के एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी, या एक्सीलरेशन, और भी जितने भी अलग अलग के जो भी आयाम होते हैं उन सब चीज़ों को मेजर करता है। तो एम्पलीट्यूड मतलब आयाम, फ्रिक्वेंसी का आयाम, मतलब ये जो फ्रिक्वेंसी आती है ना, इसके मतलब ये जो वेव्स होती है ना, इसी की फ्रिक्वेंसी, इसके एम्पलीट्यूड और इसी का एक्सीलरेशन ये मेजर करता है। तो इससे ये बताता है कि भाई किस मैग्नीट्यूड का है। मैग्नीट्यूड मतलब कि उसमें एनर्जी कितनी रिलीज हुई है। मैग्नीट्यूड मतलब होता है कि एनर्जी कितनी रिलीज हुई है। इंटेंसिटी मतलब कि उसने कितना नुकसान पहुंचाया है। और मैग्नीट्यूड मतलब कि इसमें से एनर्जी कितनी रिलीज हुई है, कितनी ऊर्जा उसमें से निकल रही है, उस जो भूकंप आया है उसकी ऊर्जा कितनी है, ये हो गया मैग्नीट्यूड। और ये मेजर करता है, ये डिपेंड करता है किस किस चीज़ को मेजर करता है, जो भी वेवलेंथ है, जो भी हमारी वेव है, जो भी तरंग है ना, उसका एम्पलीट्यूड मेजर करता है, उसका एक्सीलरेशन मेजर करता है, उसकी फ्रिक्वेंसी मेजर करता है। फ्रिक्वेंसी मतलब आवृत्ति, एक्सीलरेशन मतलब त्वरण, और एम्पलीट्यूड मतलब आयाम, है ना। तो ये सबको मेजर करता है, इसलिए इसको साइंटिफिकली यूज किया जाता है। कहीं पर भी आप सुनोगे कि भाई रिएक्टर स्केल पे इतना भूकंप आया है, हाँ। मर्करी स्केल पे नहीं सुनोगे, क्योंकि ये साइंटिफिकली इसको यूज नहीं किया जाता है। साइंटिफिकली यूज किया जाता है सिर्फ रिएक्टर स्केल को, साइंटिफिकली यूज किया जाता है सिर्फ रिएक्टर स्केल को। अब इसमें क्या होता है कि जो 3.5 के ऊपर, 5 के ऊपर के जितने भी भूकंप होते हैं ना, 2 रिएक्टर स्केल पे, 2 के पैमाने के, है ना, तो ये महसूस नहीं, ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट में महसूस किया जा सकते हैं, हम इनको महसूस नहीं कर सकते। जो 4.3 के नीचे के ऊपर के भूकंप होते हैं, जैसे 4.3 हो गया, 4.5 हो गया, तो ये हमको महसूस होने लगते हैं। और ये जो 8 वाला होता है ना, 8.1 रिएक्टर स्केल पे, ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी होता है ना। इस सुनामी जो आता है इसको इसमें कैटेगराइज किया गया है। जो हमारी 2004 में जो सुनामी आई थी, 26 दिसंबर 2004 में जो सुनामी आई थी, इसको मेजर किया गया। मेजर करने के बाद इसको बताया कि भाई ये 8.1 की सुनामी थी, और इसने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी जगह, बहुत सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचा दिया। लेकिन बाद में जब इसकी स्टडी की गई ना तो फिर पता चला कि नहीं, ये 8.1 नहीं, ये 9.1 का है। मतलब बहुत ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड था। इसने कम से कम जो वहाँ पर भ्रंश, ये कहाँ आया था, जो 2004 में जो सुनामी आई थी वो हमारे हिंद महासागर में आई थी ना, है ना। तो हिंद महासागर इसमें क्या है, इसने लगभग 1000 किलोमीटर का एक भ्रंश बना दिया। भ्रंश मतलब एक गड्ढा टाइप का बना दिया 1000 किलोमीटर का। तो ये बहुत बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा ये भूकंप था, सुनामी जिसको कहा गया था। और इसने क्या करा, इसने जो हमारे पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, जो इंदिरा पॉइंट था उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया इसने, है ना। थोड़ा बहुत ही कुछ बचा है, मतलब पूरा ख़त्म कर दिया, बहुत सारे कोरल्स ख़त्म कर दिए। प्रवाल भित्ति जो होती है ना, उन सबको बहुत सारे को खत्म कर दिया। मतलब बहुत सारा नुकसान जो हुआ था 2004 में जो सुनामी आई थी, हिंद महासागर में जो सुनामी आई थी, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो ये जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे शो किया जाता है, वो
देखा जाता है रिएक्टर स्केल से, और जो इंटेंसिटी है वो देखी जाती है मरकरी पे। तो जो साइंटिफिकली यूज़ की जाती है वो की जाती है रिएक्टर वाली। रिएक्टर में क्या क्या यूज़ किया जाता है, किस चीज़ को मेजर किया जाता है, रिएक्टर में मेजर किया जाता है फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है, वेव लेंथ की फ्रीक्वेंसी, जो वेव होती है उसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है, उसी के एम्पलीट्यूड को मेजर किया जाता है, और एसिलेशन को मेजर किया जाता है। इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको मेजर किया जाता है, इसलिए इसको साइंटिफिकली यूज़ किया जाता है। तो ये मैंने बता दिया आपको कि मैग्नीट्यूड क्या होता है और इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस है दोनों की, मरकली और रिएक्टर स्केल में क्या डिफरेंस है, कौन सा वाला किस लिए यूज़ किया जाता है। अब सेकेंड आ गया कि क्लासिफिकेशन क्या है, वर्गीकरण क्या है, भूकंप का वर्गीकरण क्या है। तो दो तरीके से वर्गीकृत किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है दो तरीके से, कि भूकंप का उत्पत्ति केंद्र क्या है ना, उत्पत्ति केंद्र, और भूकंप के उत्पन्न होने के कारण क्या है ना, उत्पन्न होने के कारण। ऑन द बेसिस ऑफ द डेप्थ ऑफ द फोकस, ऑन द बेसिस ऑफ द डेप्थ ऑफ फोकस, जो गहराई है भूकंप का जो केंद्र है वो कहाँ पर है, कितना गहरा है, उसके आधार पर इसको वर्गीकृत किया जाता है। दूसरा किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिनिंग फैक्टर, ओरिजिनिंग फैक्टर मतलब किस वजह से उत्पन्न हो रहे हैं, उत्पत्ति के कारण क्या है। हाँ, तो इनमें इस टाइप के जो भूकंप होते हैं इसमें सब ग्रुप है, फिर इनको डिवाइड किया गया है तीन में। तो जो पहला होता है वो होता है सैलो भूकंप, स्वैलो भूकंप जिसे बोलते हैं, स्वैलो अर्थक्वेक जिसे बोलते हैं, मतलब जो उथले भूकंप होते हैं, है ना। दूसरा वाला होता है कि मॉडरेट अर्थक्वेक, मतलब मध्यमवर्ती जो भूकंप होते हैं, और थर्ड वन इज डीप, गहरे भूकंप। तो जो उथले भूकंप होते हैं इनका जो केंद्र होता है वो होता है 0 से 8 किलोमीटर तक की होता है ना। भूपर्वतीय पे सिर्फ 8 किलोमीटर गहरे होते हैं, और ये क्या होते हैं, उथले होते हैं, साधारण भूकंप होते हैं। दूसरा होता है मॉडरेट मतलब कि 8 से 8 किलोमीटर से ये लगभग 30 किलोमीटर तक गहरे होते हैं, इनका केंद्र होता है। और जो डीप होते हैं वो 30 से 700 तक चले जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा 700 तक चले जाते हैं। तो ये डेप्थ के आधार पर इनको, इनकी गहराई, केंद्र की गहराई के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। तो अब इसमें क्या है, जो 90% जो भूकंप होते हैं वो होते हैं कि सिर्फ 8 किलोमीटर तक ही आते हैं, है ना। जो सबसे ज़्यादा भूकंप होते हैं वो 8 किलोमीटर तक ही आते हैं। और फिर जो 8% भूकंप होते हैं वो कैसे होते हैं कि वो 30 किलोमीटर तक ही आते हैं, इतने होते हैं। और जो डीप भूकंप होते हैं ना, 700 किलोमीटर की जिनकी गहराई होती है, एक आध ही भूकंप ऐसा नोट किया गया है, वो 2% होते हैं। सबसे ज़्यादा कौन से होते हैं, 90% जो उथले भूकंप होते हैं, मतलब जो 8 किलोमीटर तक आते हैं ना, वो भूकंप होते हैं। 90% भूकंप वही प्रकार के होते हैं। फिर दूसरा हो गया कि ओरिजिनिंग फैक्टर के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिनिंग फैक्टर, मतलब उत्पत्ति के कारण क्या क्या है, किस वजह से ये उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक मतलब नेचुरल, और दूसरा हो गया आर्टिफिशियल मतलब अप्राकृतिक। तो आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है, जो प्राकृतिक होते हैं वो क्या होते हैं कि जैसे हमको है ना बम लगा के हमने किसी चीज़ को उड़ा दिया, तो उसकी वजह से क्या कंपन पैदा हुए, तो वो हो गया आर्टिफिशियल हो गया। रेल निकल कर गई, ट्रेन निकल कर गई, और वहाँ जहाँ भी ट्रेन निकल के जाती है, जहाँ से भी निकल के जाती है, तो वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे देखा होगा कंपन शुरू हो जाते हैं, या किसी के घर, उनके आसपास किसी के घर होते हैं तो उनमें क्या वाइब्रेशन आने लगता है। तो वो जो कंपन होते हैं ना वो आर्टिफिशियल होते हैं, वो आर्टिफिशियल भूकंप में आते हैं। इस तरीके के जो भूकंप होते हैं जो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, है ना, वो आर्टिफिशियल हो गए। और नेचुरल भूकंप क्या होते हैं, नेचुरल भूकंप होते हैं जो प्राकृतिक रूप से आते हैं। इसको भी इसमें है पहला कि ज्वालामुखी की वजह से भूकंप आता है ना। फिर प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से, प्लेट विवर्तनिकी की वजह से भूकंप आता है। फिर संतुलन मूलक भूकंप होते हैं, है ना, और वितलीय भूकंप। तो जो ज्वालामुखी, जो वॉल्केनिक अर्थक्वेक होते हैं वो क्या होते हैं, जब भी ज्वालामुखी आता है तो उसकी वजह से जो चट्टान होती है उनमें कंपन होता है, तो वो जो भूकंप होते हैं वो ज्वालामुखी भूकंप कहलाते हैं। ज्वालामुखी वॉल्केनिक अर्थक्वेक होते हैं, वो अर्थक्वेक जो ज्वालामुखी के कारण आते हैं उनको बोलते हैं वॉल्केनिक अर्थक्वेक।
प्लेट विवर्तनिक के भूकंप क्या होते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स अर्थक्वेक क्या होते हैं, जो प्लेट विवर्तनिक के कारण आते हैं, मतलब जब दो प्लेट आपस में टकराती है या दूर जाती है या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनाती है, तो उसकी वजह से क्या होते हैं, जो भूकंप आते हैं वो होते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स अर्थक्वेक होते हैं। और संतुलन मूलक मतलब आइसोस्टैटिक जो अर्थक्वेक होते हैं ना, वो किस तरीके के होते हैं, जैसे मैंने आपको ये पता है कि एक ही तल पे, यहाँ पे मैंने एक तल ले लिया, एक ही तल पे यहाँ पर एक पहाड़ है और यहाँ पर प्लेन है, यहाँ पर एक मैदान है। तो ये पहाड़ भारी है अपेक्षाकृत प्लेन के, मगर फिर भी एक ही पटल पर है। हाँ, फिर भी ये एक ही पटल पे क्यों है, एक ही लेवल पे क्यों है, क्योंकि इसके नीचे जो पदार्थ है ना, जो लावा है, जो पदार्थ है, इसने इन दोनों को एक ही पटल पे लाके रखा हुआ है। अब फिर क्या होता है, जैसे जैसे समय निकलता है तो कई बार क्या होता है, अपक्षय के कारण, वेदरिंग के कारण, अपर्दन के कारण, परिवहन के कारण क्या होता है, यहाँ से ये थोड़ा थोड़ा टूटने लगता है पहाड़ और धीरे धीरे करके यहाँ इकट्ठा हो जाता है ना। यहाँ इकट्ठा हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पर जैसे ये पहाड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गया तो ये पहाड़ छोटा हो गया, ये पहाड़ यहाँ से छोटा हो गया और यहाँ पर ये जम गया, जो भी इसका पदार्थ था वो यहाँ जम गया। तो अब इसे पहाड़ छोटा हुआ तो क्या हो गया, इसका वजन भी कम हो गया, वजन कम हो गया और यहाँ पर क्या हुआ, ये वजन यहाँ पे प्लेन था, फिर बाद में यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये प्लेन था, है ना, बाद में यहाँ आके ये जम गया यहाँ पर, तो यहाँ तो हल्का सा पठार टाइप का बन गया, तो यहाँ पर हो गया वजन ज़्यादा हो गया, तो यहाँ का जो पदार्थ होता है अंदर का वो नीचे दब जाता है। अब नीचे दबने के बाद ये कहाँ जाता है, ये जाएगा इस साइड, प्लेन को इक्वल करना है ना, तो ये यहाँ से मटेरियल जो भी है, मीटर है, जो भी पदार्थ है वो यहाँ पर आ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, पृथ्वी पे भूकंप आने लगते हैं। तो ये जो वाला भूकंप होता है वो होता है आइसोस्टैटिक भूकंप कहलाता है, मतलब संतुलन मूलक भूकंप कहते हैं इसको, आइसोस्टैटिक भूकंप कहते हैं। फिर होता है वितलीय भूकंप, जिसे प्लूटोनिक भूकंप कहते हैं, प्लूटोनिक अर्थक्वेक जिसे कहते हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं, ये बहुत गहराई पर आते हैं, ये 300, 400, 500, 600, 700 इतनी गहराई पे ये भूकंप आते हैं। और क्यों आते हैं, जो पदार्थ होता है, जो लावा होता है, उनसे उत्सर्जित जो ऊर्जा होती है उसके कारण ये भूकंप आते हैं। तो बहुत कम ही आते हैं ये, और ये बहुत मतलब ये बहुत कम होते हैं और ये अधिकतर मेजर भी नहीं किए जाते। हाँ, ये 4 तरीके के, नेचुरल में 4 हो गए, ज्वालामुखी के कारण, टेक्टोनिक्स के कारण, आइसोस्टैटिक अर्थक्वेक, प्लूटोनिक अर्थक्वेक, ये 4 हो गए कि भाई ये क्लासिफिकेशन हो गया हमारे इसका अर्थक्वेक का, ये क्लासिफिकेशन हो गया। तो किस वजह से आ गए भूकंप, उत्पत्ति केंद्र के आधार पे हो गए 3 तरीके के, उथले भूकंप, मध्यमवर्ती भूकंप और गहरे भूकंप हो गए। और ओरिजिन फैक्टर मतलब उत्पत्ति के कारण के आधार पे हो गए प्राकृतिक और आर्टिफिशियल मैंने बता दिया, जैसे बॉम्ब हो गया, ट्रेन हो गया, इनकी वजह से हिलता है। फिर नेचुरल में हो गया, वॉल्केनिक हो गया, ज्वालामुखी हो गया, प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से, संतुलन मूलक मतलब आइसोस्टैटिक अर्थक्वेक, प्लूटोनिक अर्थक्वेक मतलब वितलीय अर्थक्वेक, मैंने आपको ये बता दिया। अब हमें कैसे पता चलता है कि भूकंप आते हैं, कैसे पता चलेगा, सबसे पहले तो वही कि हमें सिस्मोग्राफ पे पता चल जाता है कि भूकंप आ रहा है ना। सबसे पहला तो कि सिस्मोग्राफ का यूज़ करके हम पता कर सकते हैं कि भूकंप आ रहे हैं। दूसरा ये है कि भाई जो भी एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, उनके बिहेवियर को नोट करके पता कर सकते हैं कि भूकंप आ रहे हैं। जैसे कि चिड़ियाँ उड़ने लगती हैं, है ना, बहुत मचलने लगती हैं, कुत्ते भौंकने लगते हैं बहुत ज़्यादा, जो बिल बना के रहने वाले जो जानवर हैं, जैसे चींटी हो गया, दीमक हो गया, है ना, ये अपने बिल से निकल के बाहर आने लगते हैं बचने के लिए। तो इनके बिहेवियर को देख कर भी पता किया जा सकता है कि भाई भूकंप आने वाला है। फिर क्या होता है कि जब कहीं भूकंप आने वाला होता है ना, तो वहाँ पर जो चट्टानें होती हैं, बड़ी जो चट्टान होती है उसमें से हल्की जो चट्टानें होती है वो खिसक जाती हैं, क्रैक्स आ जाते हैं उनमें और उनमें पानी भर जाता है, और उसके कारण क्या होती है, वो चट्टानें फूल जाती हैं। तो जहाँ भूकंप आने वाला होता है वहाँ की चट्टान हल्की सी फूल जाती है, तो इससे भी पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। या फिर जो रेडन गैस होती है उसका इमिशन बहुत ज़्यादा होने लगता है नॉर्मल से, तो इससे भी पता चल जाता है। लेकिन क्या होता है कि ये जो रीज़न है पूरे कि इन वजह से ये पता चलता है, ये नॉर्मली हमको पता नहीं चलता है। ये मतलब उन बंदों को समझ में आता है जो बहुत ज़्यादा जानकार हैं इनके,
जो बहुत अच्छे से जानकारी इस चीज़ की रखते हैं, तो उनको समझ में आता है कि भाई ये भूकंप आने वाला है, यहाँ पर इस तरीके से ये बिहेवियर हो रहा है, तो ये भूकंप आने वाला है। हम तुमको नहीं समझ में आता है कि ये भूकंप आने वाला है। अगर मेरे को पता चले कि मतलब मैं थोड़ा सा भी ये जानती हूँ और मैंने किसी से बोल दिया कि भाई यहाँ पर पृथ्वी थोड़ी सी फूल रही है और यहाँ भूकंप आने वाला है ना, तो मेरे को पागल कहेंगे लोग, कहेंगे कि क्या है। तो नॉर्मली ये हम लोगों को समझ में नहीं आता है, मतलब भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि भाई भूकंप आने वाला है, वो तो आकस्मिक है, आ ही जाएगा। मगर ये कुछ रीजंस हैं, मतलब ये जो ये कुछ कारण हैं, इनकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि भूकंप आने वाले हैं। फिर ये होता है कि भूकंप के इफेक्ट्स क्या होते हैं, प्रभाव क्या होते हैं। तो हम सभी को पता है कि इनके कुछ नुकसानदायक सबसे ज़्यादा प्रभाव होते हैं, है ना। मतलब कि जनधन की बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्षतिपूर्ति उनकी नहीं हो पाती, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, बहुत सारे लोगों की ज़मीन ख़त्म हो जाती है, ख़त्म हो जाते हैं, हाँ। तो ये उसके नुकसान हैं। भूस्खलन हो जाता है ना, दरारें पड़ जाती हैं, भूपरपट्टी पे दरारें पड़ जाती हैं, तो रोडों पे दरारें पड़ गई, घर में दरारें पड़ गई, घर धंस गया पूरा, ये इसके नुकसान हैं। फिर कई बार भूस्खलन होने के बाद या कुछ जो पहाड़ का टुकड़ा है गिर के नदी नालों में गिर जाता है, तो उनका क्या होता है, उनका रास्ता रुक जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, वो पानी वहाँ जमा होने लगता है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये भूकंप के नुकसान हो गए। या फिर जब तटीय जगह पे भूकंप आता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी तट के लोगों के नुकसान करता है ना, और लोग उनकी नौकाएं ख़त्म हो जाती हैं। और भी आप बहुत सारे इसके नुकसान लिख सकते हो कि इस टाइप के इसके नुकसान होते हैं। अब इनके कुछ फ़ायदे भी होते हैं। फ़ायदे क्या होते हैं, जब भी भूकंप आता है तो भूकंप के साथ सिस्मिक वेव्स आती हैं, भूकंप की तरंगें आती हैं, तो उनसे हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्रस्ट पता कर सकते हैं। अर्थ के अंदर का जितना भी है वो इंटीरियर वो पता चल जाता है ना, भूकंप के कारण, भूकंप की वेव्स के कारण, सिस्मिक वेव्स के कारण वो पता चल जाता है। फिर कई बार क्या होता है कि इनसे आकृतियों का निर्माण होता है, कहीं चट्टान बन जाती है, कहीं खाई बन जाती है, गड्ढा बन जाता है। कई बार ना जगह नीचे धंस जाती है और धंसने के कारण क्या होता है, वहाँ पे बरसात में पानी भर जाता है और वो झील बन जाती है। चट्टानें नीचे धंस जाती हैं और वो झील का निर्माण करती हैं जो यूज़फुल होती है हमारे लिए, तो वो उसका एक ये यूज़ भी हो गया। फिर क्या, कई बार जब है ना दरार पड़ जाती है, तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है लेकिन अक्सर ऐसा भी हो सकता है जब भगवान हम पे कृपा करे कि वहाँ से पानी निकल आता है और उसकी वजह से वो एक सोर्स हो जाता है, वहाँ से नदी निकल आती है ना, पानी का एक सोर्स हो जाता है। तो ये इसके कुछ फ़ायदे हैं। और चट्टान टूट के गिर गई तो उसका अपरदन हो गया, वेदरिंग हो गई तो मिट्टी बन गई, है ना, ये मिट्टी हमारे लिए यूज़फुल हो जाती है। तो ये उसके फ़ायदे हो गए। इसके नुकसान भी कुछ होते हैं, इसके फ़ायदे भी कुछ होते हैं। तो अब है ना, ये अब भूकंप कहाँ कहाँ आते हैं, जैसे पूरी पृथ्वी पे भूकंप नहीं आते, नॉर्मली तो हर जगह आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भूकंप पूरी पृथ्वी पे नहीं आते। जैसे हमारा इंडिया ले लो, हमारा जो भारत है वहाँ पर जो प्रायद्वीपीय भारत है उसको स्थिर कहा गया है, अपेक्षाकृत जो उत्तर भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है, वो दृढ़ भूभाग से बना हुआ है, स्थिर है, वहाँ पे नॉर्मली भूकंप नहीं आते हैं, मतलब प्राकृतिक भूकंप नहीं आते वहाँ पर भूकंप जो मानवकृत भूकंप हो सकते हैं, जैसे कि बांध में बहुत ज़्यादा पानी भर गया, उसके कारण भूकंप, चट्टानें हिलने लगी तो उसकी वजह से भूकंप आए हैं, है ना, जैसे महाराष्ट्र में भूकंप आया है ना। तो लेकिन जो नेचुरल भूकंप है वो हमारा प्रायद्वीप भारत है उसमें नहीं आए हैं, जो उत्तर भारत है उसमें भूकंप आते हैं। तो ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में कुछ वेल्ड्स हैं कि जहाँ भूकंप आते हैं। तो सबसे बड़ी वेल्ड जो है वो है पैसिफिक वेल्ड, पैसिफिक ओशन वेल्ट है, प्रशांत महासागरीय पट्टी है। इसमें क्या सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, 68 से 70% भूकंप इसी पट्टी पर आते हैं। क्या होता है, ये जो भूकंप है ना, ये पैसिफिक प्लेट जो है उसके किनारे को शो करती है। ये एक वर्ड सुना होगा आपने, प्रशांत महासागर की अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर, है ना। तो ये भूकंप को ही कहा जाता है। वहाँ पे जो पैसिफिक प्लेट है उस पर जो भूकंप आते हैं उसकी वजह से उसे क्या कहा जाता है, अग्निवलय। और ज्वालामुखी जो आते हैं बहुत ज़्यादा वहीं आते हैं, तो इसकी वजह से उसे प्रशांत महासागर की अग्निवलय कहा जाता है। हाँ, तो सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आते हैं, पैसिफिक प्लेट पे आते हैं। अब ये पैसिफिक प्लेट कहाँ कहाँ फैली हुई है, ये पैसिफिक प्लेट फैली हुई है जैसे जापान हो गया, मैक्सिको हो गया, चिली हो गया, तो यहाँ ये फैली हुई है। फिर सेकंड हो गई मिड वर्ल्ड प्लेट, है ना,
मिडवर्ड प्लेट क्या हो गई, ये इसमें हमारा हिमालय भी आता है, अलास्का, हिमालय पर्वत, ये सब। तो ये प्लेट हो गई, इसमें कुछ 21% के भूकंप आते हैं। फिर मिड अटलांटिक प्लेट, मतलब मध्य अटलांटिक कटक जो होता है ना, वहाँ पर भी भूकंप आते हैं। तो ये और उनसे संलग्न जो एरिया है वहाँ भूकंप आते हैं। तो और भारत में कहाँ आते हैं, भारत में जो उत्तर भारत है ना, वहाँ भूकंप आते हैं। हाँ, जैसे हमारा उत्तराखंड हो गया, हिमालय क्षेत्र हो गया पूरा, तो वहाँ भूकंप ज़्यादा आते हैं। बाकी जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ भूकंप नॉर्मली नहीं आते हैं, मतलब नेचुरल भूकंप नहीं आते हैं, आर्टिफिशियल अर्थक्वेक वहाँ पर आ सकते हैं। तो ये हो गया है कि भूकंप कहाँ कहाँ आते हैं। अब नेक्स्ट मैं बताने वाली हूँ आपको कि सुनामी क्या होती है ना। सुनामी भी एक प्रकार है, भूकंप का ही प्रकार है सुनामी भी। सुनामी क्या होती है, टी सुनामी, मतलब मैं इसको पढ़ती थी तो मैं इसको टी सुनामी बोलती थी। मुझे सुनामी की स्पेलिंग तो याद होती थी, लेकिन टी साइलेंट होता था और इसको मैं भूल जाती थी, तो मैं इसको याद करती थी टी सुनामी। मतलब जितने भी साइलेंट वर्ड यूज होते थे ना किसी भी वर्ड में, तो मैं उसको उसके साथ यूज करती थी। जैसे इसको बोल दिया टी सुनामी, टी साइलेंट है सुनामी, तो टी सुनामी। सीडोपोडिया में पी साइलेंट है तो पी सीडोपोडिया। इस तरीके से मैं इसको याद करती थी। तो आपको अगर स्पेलिंग इसकी याद ना हो तो ऐसे याद कर सकते हो सुनामी। तो सुनामी किससे बनी है, सुनामी 2 वर्ड से बनी, TUS टू सुनामी और नामी है ना। तो जो नामी है, ये जो जापानी वर्ड है, जैपनीज वर्ड है ये, इसमें जो नामी है इसका मतलब होता है तरंग, और जो ये होता है TUS टू, तो इसका मतलब होता है कि तट पे आने वाली जो तरंग होती है उसको सुनामी कहते हैं। सुनामी हमेशा सागर में ही आती है, महासागर में ही सुनामी आती है। तो वो तरंगे जो तट पे आती है और बहुत ज़्यादा विनाश करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, वो सुनामी कहलाती हैं। तो सुनामी किस किस वजह से आती है, सुनामी के आने के 3 वजह होती हैं। एक होता है भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। जब कभी भी समुद्र के अंदर भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है या भूस्खलन होता है, तो उसकी वजह से सुनामी आती है। मतलब पानी हिल जाता है और हिल के अपनी जगह से विस्थापित हो जाता है, अलग हो जाता है। हाँ, और वापस जब अपनी जगह पे आता है तो उसकी वजह से क्या, वेव्स बनने लगती हैं, पानी में वेव्स आ जाती हैं और वो तरंगे बन जाती हैं, है ना। और उसके कारण क्या होता है, सुनामी होता है। तो अब सुनामी तो आती 3 वजह से ही आती है, भूस्खलन हो गया, ज्वालामुखी हो गया और भूकंप की वजह से आ गया। मगर कौन सी सुनामी सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, कौन सी सुनामी, जब कभी भी सुनामी आती है, मतलब जब पानी हिलता है तो पानी देखो या तो इस साइड बहेगा, हॉरिजॉन्टली बहेगा या वर्टिकली बहेगा, है ना। तो जैसे भूकंप आया, भूकंप ने एकदम से ऊपर आया किया, पानी को बहुत ज़्यादा ऊपर किया और नीचे आया। पानी जितनी ऊपर से वो ऊपर गया ना, जितनी स्पीड से, उससे ज़्यादा स्पीड से वो नीचे आता है। क्यों आता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो तेज़ी से नीचे आता है। तो जब वो अपना वर्टिकली, मतलब ऊर्ध्वाधर गति में जब भी पानी जाता है, वर्टिकली जब भी जाता है पानी, तो वो नीचे आता है। और नीचे आने के बाद वो अपना जब जगह लेने के लिए जब वो नीचे आता है तो बहुत तेज़ी से आता है और उसके कारण वेव्स आ जाती हैं और बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वेव आती हैं। जब वर्टिकली पानी ऊपर जाता है ना, तो नीचे आने में बहुत ज़्यादा वेव्स का बनाता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक वेव्स बनाता है। और जब ये हॉरिजॉन्टली बहता है तो इतनी ज़्यादा खतरनाक वेव्स नहीं बनती इसकी। कब बनती है सुनामी, कब ज़्यादा खतरनाक होती है, जब पानी उसका वर्टिकली जाता है, मतलब ऊर्ध्वाधर गति में जब पानी जाएगा और नीचे आएगा तो सुनामी सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। अब ये क्या करती है, ये आके अपना स्थान लेती है, तो उससे बहुत बड़ी बड़ी वेव्स बन जाती हैं। तो इसकी वजह से ये सुनामी खतरनाक हो जाती है। अब सुनामी कहाँ खतरनाक होती है, सुनामी मतलब जो ओपन सीज है ना, जो बड़े बड़े सागर हैं, जो बिल्कुल ओपन है, बहुत बड़े बड़े हैं, वहाँ पे सुनामी का उतना ज़्यादा खतरा नहीं होता है। मतलब सुनामी आती तो वही है, मगर उनकी क्या होती है, जो वेव्स होती है, वेव्स की वेवलेंथ होती है बहुत कम होती है, मतलब 3 मीटर 4 मीटर इस तरीके की होती है। नॉर्मली जो पानी बहता है ना, ऐसा ऐसा करके हिलोर जो आती है उतना होता है और क्या, लेकिन इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। वहाँ पर खुले जो समुद्र होते हैं उनमें इसकी 400 से 500 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होती है। और लेकिन जो वेवलेंथ होती है, जो तरंगे होती हैं, वो कम होती हैं, वो होती 3 से 5 मीटर की होती हैं। तो वो दिखती भी नहीं है, नॉर्मली वो दिखती भी नहीं। वहाँ से अगर जहाज़ निकल के चला जाएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि सुनामी है। लेकिन जैसे 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 ये तरंगे कहाँ आती हैं, ये खुले समुद्र से जब ये बंद समुद्र में आती है, मतलब बंद एरिया में आती है, मतलब वो तट के पास जैसे जैसे आती हैं
तो क्या होता है, इनकी स्पीड कम हो जाती है, स्पीड बहुत कम हो जाती है, स्पीड हो जाती है 40 से 50 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। मगर इसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो हो जाती है 300 से 400 मीटर या उससे भी ज़्यादा मीटर की हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती है तट पे। ये इसलिए ही नुकसान करती है क्योंकि जैसे जैसे तट के पास आती है उनकी स्पीड कम होती जाती है, मगर वेवलेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तरंगे बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, 300 से 400 मीटर या उससे भी ज़्यादा तरंगे हो जाती हैं। तो ये तट पे बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि सुनामी किन वजह से आती है। सुनामी आती हमेशा समुद्र में ही है, मगर भूस्खलन के कारण भी हो सकता है, ज्वालामुखी के कारण भी हो सकता है, या भूकंप के कारण भी हो सकता है। तो जो कब सुनामी खतरनाक कब होती है, जब वर्टिकली पानी ऊपर जाता है और नीचे आता है, और ये जब खुले समुद्र से, जब ये बंद समुद्र में आती है, तटीय स्थान पे आती है, तो सबसे ज़्यादा ये खतरनाक तब होती है। तो मैंने आपको ये बता दिया पूरा इसका सुनामी के बारे में बता दिया। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैग्नीट्यूड क्या होता है ना, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी क्या होती है, जो बिहेवियर से नोट की जाती है, स्पीड से नोट की जाती है, वो इंटेंसिटी होती है, प्रभाव, है ना। और जो मैग्नीट्यूड जो होता है वो एनर्जी रिलीज जितनी होती है उसके आधार पे बताते हैं। मतलब कि वेवलेंथ की एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी या एक्सीलरेशन वगैरह को नोट करके जो मेज़र किया जाता है वो रिएक्टर स्केल होता है, साइंटिफिकली यूज़ होता है, रिएक्टर स्केल यूज़ होता है। किस क्लासिफिकेशन ऑफ द अर्थक्वेक क्या है, उत्पत्ति के कारण, मतलब उत्पत्ति केंद्र के कारण अर्थक्वेक आते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। हाँ, जैसे सोलो अर्थक्वेक, मॉडरेट अर्थक्वेक, डीप अर्थक्वेक होते हैं। फिर मैंने बताया कि आपको कि ओरिजिनिंग फैक्टर के आधार पर डिवाइड किया गया है। नेचुरल होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। जो नेचुरल होते हैं वो क्या होते हैं, जो नेचुरल होते हैं वो ज्वालामुखी के कारण होते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण होते हैं, हाँ, आइसोस्टैटिक के कारण होते हैं, मतलब संतुलन मूलक भूकंप होते हैं। फिर वितलीय भूकंप होते हैं, प्लूटोनिक भूकंप होते हैं। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। फिर ज्वालामुखी क्या होता है, सुनामी क्या होता है, ये सब आज मैंने आपको इस वाले पूरे वीडियो में बता दिया। अगर ये हमारा सिस्मोलॉजी जो पूरा है ना, भूकंप विज्ञान पूरा, ये 2 वीडियो में पूरा हो गया कंप्लीट। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि इससे रिलेटेड कोई टॉपिक छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं उस पर अपना अगला वीडियो बना लूँ। और इस वीडियो से रिलेटेड, इस कंटेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको चीज़ समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही है। मतलब मेरी इतनी जो मेहनत कर रही हूँ वो आपके समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही है। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, अपनी क्वेरी, अपने क्वेश्चंस को ज़रूर बताइए, ताकि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपको लगता है कि अगर ये यूज़फुल है तो किसी और को भी फॉरवर्ड करिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए मेरे चैनल को। तब तक के लिए आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मोटिवेटेड रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।